हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 21वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 20 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनकंडीशनल लव। कुछ ही देर में वो लोग ओब्रॉय पैलेस पहुंच जाते हैं। अद्विका बाकी सब के साथ अंदर चली जाती है तो देखती है बाकी सब हॉल में ही बैठे हुए थे। तभी आदि ने अद्विका से कहा, और भाभी कैसा रहा आज का आपका दिन? तो अद्विका ने मुस्कराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, सच कहूँ तो आज मजा ही आ गया। तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गया? तो आदि ने सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, कैसा ही जाएगा, आपको तो पता है मैं पूरे टाइम भाई के साथ रहता हूँ और वो हमेशा भड़कते ही रहते हैं। पूरे दिन कड़वी कड़वी सी फीलिंग आती रहती है। तो अद्विका ने रुद्र को एक नज़र देखकर कहा, अब तुम 24 घंटे कड़वे लोगों के साथ रहोगे तो कड़वी कड़वी फीलिंग तो आएगी ही। तुम्हारे भाई ना बिल्कुल कड़वे करेले की तरह हैं, जब भी मुंह खोलते हैं कड़वा ही बोलते हैं। तो रुद्र ने अद्विका को घूरते हुए कहा, रियली मैं कड़वे करेले जैसा हूँ? तो अद्विका ने रुद्र की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अब जो सच है उसे तो नहीं बदल सकते ना। तो रुद्र ने अद्विका की तरफ जाते हुए कहा, रुको तुम्हें अभी बताता हूँ। रुद्र को अपनी तरफ आते देख अद्विका जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग जाती है और रुद्र भी उसके पीछे चला जाता है। बाकी लोग उन्हें ऐसे देखकर मुस्करा रहे थे। बाकी सब भी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वहीं कृतिका कुछ देर उधर ही घूरती है जहां से अभी रुद्र और अद्विका गए हुए थे और फिर वो भी वहां से चली जाती है। वहीं अद्विका सीधा वॉशरूम में चली जाती है और डोर बंद कर लेती है। तो रुद्र ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, जान दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो अद्विका ने अंदर से कहा, छोड़ेंगे तो तब ना जब पकड़ पाओगे, मैं बाहर ही नहीं आऊंगी। तो रुद्र ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक बाहर नहीं आती हो। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाद में तुम्हें बताता हूँ। कुछ देर बाद जब अद्विका को बाहर से कोई आवाज नहीं आती तो वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर देखती है। तो उसे कोई नजर नहीं आता। तो उसने खुश होते हुए खुद से कहा, अच्छा हुआ ये चले गए, अब मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि अगर ये फिर आ गए तो मुझे छोड़ने वाले नहीं है। फिर अद्विका वॉशरूम से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। तभी रुद्र पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। रुद्र के पकड़ने पर अद्विका की शक्ल रोने जैसी हो गई थी। तभी अद्विका ने कहा, आपने झूठ बोला मुझसे कि आप जा रहे हो। तो रुद्र ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे पता था तुम इतनी आसानी से बाहर आने वाली नहीं थी। फिर उसने अद्विका को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, क्या कहा था तुमने नीचे कि मैं कड़वा करेला हूँ? तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना कड़वा हूँ। इतना बोलकर रुद्र अद्विका को ले जाकर बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर झुककर उसके सॉफ्ट गुलाबी होठों पर अपने होठ रख देता है और पेशनेटली किस करने लगता है। धीरे धीरे अद्विका भी रुद्र की किस में इन्वॉल्व हो जाती है और उसे किस करने लगती है। लगभग 15 मिनट बाद रुद्र अद्विका के होठों से हटकर उसकी गर्दन पर आ जाता है और किस करते हुए बाइट करने लगता है। वहीं अद्विका के हाथ रुद्र के बालों को सहला रहे थे। धीरे धीरे रुद्र के हाथ अद्विका के ड्रेस के अंदर जा रहे थे और उसकी कमर को सहला रहे थे। धीरे धीरे दोनों मदहोश होने लगे थे। रुद्र एक एक करके अद्विका के कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग करने लगता है और उसकी बेली पर किस करने लगता है। इससे पहले वो और आगे बढ़ता उसे कुछ याद आ जाता है तो वो एक झटके में अद्विका से दूर हो जाता है और वॉशरूम में चला जाता है। रुद्र का इस तरह से दूर जाना अद्विका को समझ नहीं आया था। वो बस वॉशरूम के गेट को एकटक देखने लगती है। जब काफी देर तक रुद्र बाहर नहीं आता तो अद्विका खड़े होकर अपने कपड़े पहनकर खुद को नॉर्मल करके बाहर चली जाती है। वहीं रुद्र भी खुद को नॉर्मल करके वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है अद्विका वहां नहीं थी। तो वो भी नीचे चला जाता है। सब लोग डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी रुद्र ने दादाजी को देखकर कहा, दादू कल मैं एक पार्टी रख रहा हूँ और कल मैं हमारी शादी को पब्लिकली अनाउंस करने वाला हूँ। तो दादाजी ने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं कल रंजीत को भी बुला लेता हूँ, पार्टी के बहाने वो भी आ जाएगा और सबसे मिल लेगा और अद्विका भी उन लोगों से मिल लेगी।
तो रुद्र ने कहा, ठीक है दादू, जैसा आपको सही लगे। सब डिनर के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं अभीक के रूम में अभीक परेशान होकर इधर से उधर घूम रहा था, क्योंकि कल उसके मॉम डैड आने वाले थे और अगर उन्हें अभीक की शादी के बारे में पता चल गया तो बहुत बवाल होने वाला था। अभीक को ऐसे परेशान देखकर मुक्ति ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? मुक्ति की बात सुनकर अभीक मुक्ति की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। तो अभीक ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, बस थोड़ा काम का प्रेशर है। फिर अभीक ने मुक्ति के पास जाकर कहा, वैसे अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें मेरी फिक्र है। तो मुक्ति ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, कल पार्टी है तो आपके मॉम डैड भी आएंगे ना कल? तो अभीक ने कहा, हाँ कल मॉम डैड भी आएंगे। तो मुक्ति ने कहा, अभी उन्हें हमारी शादी के बारे में नहीं पता है, कल अगर पता चल गया तो अभीक ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो और चलो सो जाओ, रात काफी हो गई है। और फिर अभीक मुक्ति को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अनकंडीशनल लव। वहीं अद्विका के रूम में रुद्र अभी तक रूम में नहीं गया था, क्योंकि उसने जिस हालत में अद्विका को छोड़ा था उसके बाद उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और अगर वो रूम में जाएगा तो पता नहीं अद्विका कैसे रिएक्ट करेगी। वहीं अद्विका रुद्र का वेट करते हुए ही सो जाती है। रात के 12 बजे रुद्र रूम में जाता है तो देखता अद्विका अजीब ढंग से सो रही थी, उसका ब्लैंकेट भी जमीन पर पड़ा हुआ था। रुद्र जाकर अद्विका को सही से लिटाता है और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके खुद भी उसकी बगल में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में जकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह अद्विका की नींद खुलती है तो देखती है रुद्र वहां नहीं था। अद्विका जल्दी से फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। नीचे सब लोग नाश्ते के लिए बैठे थे तो अद्विका भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सब लोग चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे थे। तभी प्रथम ने कहा, रुद्र क्या आज ऑफिस जाना जरूरी है? तो रुद्र ने कहा, हाँ क्योंकि आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो अद्विका ने कहा, आप लोग ऑफिस जा रहे हो? तो प्रथम ने कहा, हाँ बच्चा। तो अद्विका ने कहा, तो क्या मैं भी कॉलेज जा सकती हूँ? तो रुद्र ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज प्राची भी कॉलेज नहीं जा रही, उसे आज अग्निहोत्री मैंशन जाना है क्योंकि आंटी ने उसे बुलाया है, तो तुम अकेले तो बिल्कुल कॉलेज नहीं जाओगी और अगर मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर रुद्र बाकी सबके साथ ऑफिस निकल जाता है। आज घर में पार्टी की तैयारियां चल रही थीं, प्राची अग्निहोत्री मैंशन चली जाती है। अद्विका घर पर अकेले बोर हो रही थी तो उसने दादाजी से कॉलेज जाने की परमिशन ले ली थी और वो कॉलेज चली जाती है। वहीं लगभग 1 घंटे बाद रुद्र कॉन्फ्रेंस रूम में था। तभी उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। पहले तो रुद्र उस कॉल को इग्नोर कर देता है, लेकिन बार बार कॉल आने पर वो इरिटेट होकर कॉल रिसीव कर लेता है। जैसे ही रुद्र उस आदमी की बात सुनता है वो गुस्से में जल्दी से मीटिंग छोड़कर वहां से निकल जाता है। रुद्र को इस तरह से जाते देख सब हैरान थे, तो प्रथम जल्दी से मीटिंग ओवर करके बाकी सबके साथ रुद्र के पीछे निकल जाता है। रुद्र अपने साथ गॉड भी लेकर नहीं गया था। तभी प्रथम रुद्र को कॉल करता है तो रुद्र गाड़ी चलाते हुए फोन उठा लेता है। तो प्रथम ने रुद्र से कहा, रुद्र कहाँ है तू और ऐसे हड़बड़ी में कहाँ गया है? तो रुद्र ने कहा, वो अध्वी को किसी ने उसके कॉलेज से उसे किडनैप कर लिया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो प्रथम ने कहा, हम भी पहुँचते हैं। और वो लोग भी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। रुद्र काफी तेज गाड़ी चला रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। तो रुद्र एकदम से ब्रेक मारता है। रुद्र ने अपनी गाड़ी के बाहर निकलकर उस औरत के पास जाकर कहा, आप ठीक तो हैं? उस औरत ने रुद्र को देखकर कहा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम अब ठीक नहीं रहोगे। और फिर अपनी कमर से गन निकालकर रुद्र के ऊपर शूट कर देती है। गोली सीधा रुद्र के दिल के पास लगी थी। गोली लगने के बाद रुद्र उस औरत की तरफ बढ़ता है तो वो औरत 2 गोलियां और रुद्र के ऊपर चला देती है। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकती है तो वो औरत जल्दी से उसमें बैठकर वहां से चली जाती है।
उसके जाते ही प्रथम और बाकी सबकी गाड़ी वहां आकर रुकती है। रुद्र को इस हालत में देखकर सबकी जान ही सूख जाती है। प्रथम जल्दी से रुद्र के पास जाता है और उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, रुद्र आंखें खोल। तो रुद्र ने प्रथम को देखकर धीरे से कहा, प्रथम अद्विका। तो प्रथम ने बाकी सबकी मदद से रुद्र को उठाते हुए कहा, तू उसकी चिंता मत कर, उसे कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। और फिर प्रथम बाकी सबके साथ रुद्र को हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और कुछ गॉड और सार्थक को अद्विका के कॉलेज भेज देता है। रुद्र की हालत बिगड़ती जा रही थी। आदि तो रुद्र को ऐसे देखकर कांप रहा था। वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में सब कुछ पहले से ही रेडी था, क्योंकि प्रथम ने पहले ही कॉल कर दिया था। वहां पहुंचते ही जल्दी से रुद्र को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। अब तक बाकी लोग भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। शिल्पा जी ने प्रथम के पास आकर कहा, ये सब कैसे हुआ प्रथम, और तुम लोग कहाँ थे? तो प्रथम ने कहा, मॉम उसने हमें कुछ बताया ही नहीं था, बिना बताए निकल गया था, और जब तक हम वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभीक की फैमिली और सार्थक की फैमिली भी वहां पहुंच चुकी थी। दादाजी भी वहां आ गए थे और उनके साथ उनका छोटा बेटा रंजीत और उसकी फैमिली भी आ गई थी। दादाजी को देखकर आदित्य जल्दी से जाकर उनके गले लगकर रोने लगता है। दादाजी ने आदित्य को चुप कराते हुए कहा, चुप हो जाओ आदि, कुछ नहीं होगा उसे, वो रुद्र सिंह ओबरॉय है और उसे मारना इतना आसान नहीं है। तो आदि ने रोते हुए कहा, दादू भाई को 3 गोली लगी हैं, उनका कितना खून निकल गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो दादाजी ने कहा, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा उसे, तुम खुद को संभालो। दादाजी ने आदि से बोल तो दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी काफी घबराए हुए थे। उन्हें भी अपने पोते को खोने का डर था। अपने बहू और बेटे को खोने के बाद उन्होंने मुश्किल से खुद को संभाला था, और आज रुद्र इस हालत में हॉस्पिटल में है। अनकंडीशनल लव। तभी प्राची ने प्रथम से कहा, अध्वी कहाँ है? तो प्रथम ने कहा, रुद्र के पास किसी का कॉल आया था, उसने कहा कि किसी ने अद्विका को उसके कॉलेज से किडनैप कर लिया है, इसलिए वो कॉलेज जा रहा था और रास्ते में ही किसी ने उसे गोली मार दी। सार्थक के साथ आए अद्विका ने भी प्रथम की बात सुन ली थी। जब उसे पता चला कि रुद्र को किसी ने गोली मार दी है तो वो बुरी तरह से घबरा जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। सार्थक ने अद्विका को संभाल लिया था। जब सब लोग उधर देखते हैं तो जल्दी से अद्विका के पास जाते हैं। प्रथम ने अद्विका के गालों को थपथपाते हुए कहा, अध्वी बच्चा आंखें खोलो। और फिर वो अद्विका को उठाकर रूम में ले जाता है। डॉक्टर ने अद्विका को चेक करने के बाद कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, बस शॉक लगने की वजह से ये बेहोश हो गई हैं, इन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। उतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। प्राची अद्विका के पास बैठी हुई थी और बाकी सब लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए थे। लगभग 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही प्रथम ने डॉक्टर के पास जाकर पूछा, डॉक्टर रुद्र कैसा है, वो ठीक तो हो जाएगा ना? तो डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर अग्निहोत्री, हमने अपना काम कर दिया है, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब बस उनके होश में आने का इंतजार है। अगर उन्हें कल तक होश नहीं आता तो हो सकता है वो कोमा में चले जाएं। वहीं जैसे ही अद्विका को होश आता है तो वो अपने चारों तरफ देखती है तो उसकी नज़र प्राची पर जाती है। फिर उसे प्रथम की कही बात याद आ जाती है तो वो एकदम बेड से खड़ी होकर बाहर जाने लगती है। तो प्राची ने अद्विका को पकड़ते हुए कहा, अध्वी क्या हुआ, कहाँ जा रही है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है? तो अद्विका ने रोते हुए कहा, प्राची मुझे रुद्र के पास जाना है, मुझे उनसे मिलना है। तो प्राची ने कहा, अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे ले चलती हूँ। और फिर प्राची अद्विका को वहां से बाहर ले जाती है। जब प्रथम की नज़र अद्विका पर जाती है तो प्रथम ने उसके पास आकर कहा, अध्वी बच्चा तुम ठीक तो हो? तो अद्विका ने प्रथम की तरफ देखकर रोते हुए कहा, भाई ये सब क्या हो गया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती और कॉलेज नहीं गई होती तो आज वो यहाँ नहीं होते। अद्विका की बात सुनकर प्रथम ने उसे गले लगाते हुए कहा, शश ऐसा कुछ नहीं है, तू अपने आप को दोष देना बंद कर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है।
अद्विका ने रोते हुए कहा, नहीं भाई मेरी गलती है, मुझे जिद करके कॉलेज नहीं जाना चाहिए था। तभी दादाजी ने अद्विका के पास आकर कहा, नहीं बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब खुद को दोष देना बंद करो। और देखो अब तो रुद्र का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा है, अब देखना वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो अद्विका ने दादाजी से कहा, दादू मुझे एक बार उन्हें देखना है। तो प्रथम ने कहा, चल मैं तुझे ले चलता हूँ। और फिर प्रथम अद्विका को लेकर रुद्र के रूम में चला जाता है। जब अद्विका रूम में पहुंचती है तो देखती है रुद्र मशीनों के बीच घिरा हुआ बिस्तर पर लेटा हुआ था। रुद्र की ये हालत अद्विका से देखी नहीं जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल भी धड़कना बंद कर देगा। अद्विका जाकर रुद्र की बगल में बैठ जाती है और अपने कांपते हुए हाथ से रुद्र का हाथ पकड़कर लेती है। अद्विका ने रुद्र की तरफ देखकर रोते हुए कहा, आई एम सॉरी, अगर मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज आप यहाँ नहीं होते। रुद्र अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, प्लीज रुद्र अपनी आंखें खोलिए, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। अद्विका रोते हुए ये सब बोल रही थी और उसने रुद्र का हाथ पकड़कर अपने गाल से लगा रखा था। तभी रुद्र की उंगलियों में मूवमेंट होती है। ये देखकर अद्विका ने प्रथम से कहा, भाई इनको होश आ रहा है। तो प्रथम ने कहा, तू यहीं रुक, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। और वो डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। प्रथम ने बाहर जाकर बाकी सबको भी बता दिया था तो वो लोग भी अंदर चले जाते हैं। सबके आने के बाद अद्विका रुद्र से दूर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी डॉक्टर आकर रुद्र को चेक करते हैं। डॉक्टर ने रुद्र को देखने के बाद सबकी तरफ मुस्करा कर कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, ये अब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सबके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सब लोग रुद्र को घेर कर खड़े थे, लेकिन अद्विका वहां से बाहर चली जाती है। वहीं प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, अगर तुमने अगली बार ऐसी गलती की तो किसी और के मारने से पहले हम तुम्हें गोली मार देंगे। खुद तो आराम से लेटे हो और हम लोगों की जान निकल रही थी। तो रुद्र ने प्रथम से कहा, रुद्र सिंह ओबरॉय को मरना इतना आसान नहीं है। तो प्रथम ने चिढ़ते हुए कहा, यहाँ हॉस्पिटल में बिस्तर पर लेटे हुए भी अपना एटीट्यूड झाड़ रहे हो। तभी आदि ने रुद्र के पास आकर कहा, आप बहुत बुरे हो भाई, आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम लोगों पर क्या गुजरेगी आपको इस हालत में देखकर। तो रुद्र ने आदि को देखकर कहा, मैं ठीक हूँ आदि, इसलिए अब ये रोना बंद करो। तो आदि ने कहा, मैं रो नहीं रहा हूँ भाई, वो तो मेरी आंख में कुछ चला गया था। आदि की बात सुनकर सब लोग मुस्कराकर अपना सिर हिला देते हैं। तभी दादाजी ने कहा, अब तुम आराम करो, बाद में मिलते हैं। दादाजी की बात पर रुद्र हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन उसकी नजरें तो अपनी जान को ढूंढ रही थी। तभी प्रथम ने कहा, क्या हुआ रुद्र, कुछ चाहिए? तो रुद्र ने प्रथम की तरफ देखकर कहा, अध्वी कहाँ है? रुद्र की बात सुनकर प्रथम अपनी नजरें घुमाकर देखता है, लेकिन अद्विका वहां नहीं थी। तो प्रथम ने कहा, वो यहीं कहीं होगी, हम देखते हैं। इतना बोलकर प्रथम बाहर अद्विका को देखने चला जाता है और बाकी सब भी बाहर चले जाते हैं। अनकंडीशनल लव। प्रथम बाहर ढूंढते हुए हॉस्पिटल में बने छोटे से मंदिर के पास पहुंच जाता है। तभी उसे वहां अद्विका दिखाई दे जाती है, तो प्रथम सीधा उसके पास चला जाता है। प्रथम ने अद्विका के सिर पर हाथ रखकर कहा, अध्वी बच्चा तू यहाँ क्यों बैठी है? वहाँ रुद्र को होश आ गया है, वो तुझसे मिलना चाहता है। तो अद्विका ने रोते हुए कहा, भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनके सामने जाने की, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं कॉलेज नहीं जाती तो ऐसा नहीं होता, वो आज मेरी वजह से इस हालत में हैं। तो प्रथम ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है अध्वी, तुम अपने आप को दोष मत दो, और अगर तुम उससे नहीं मिलोगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक बार तो जाकर रुद्र से मिल लो। तो अद्विका ने कहा, भाई मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। कुछ देर प्रथम भी अद्विका के साथ वहीं बैठा रहता है और फिर वो उसे रुद्र के पास ले जाता है। जब अद्विका वहां पहुंचती है तब तक रुद्र सो चुका था। दवाइयों के असर से उसे नींद आ गई थी। तो प्रथम ने कहा,
जब तक रुद्र सो रहा है तब तक तुम भी घर जाकर आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो अद्विका ने कहा, नहीं भाई, मैं कुछ देर यहीं बैठती हूँ, मैं अभी घर नहीं जा रही। तो प्रथम हमें सिर हिला देता है और बाहर चला जाता है। अद्विका जाकर रुद्र की बगल में बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। रुद्र की हालत देखकर अद्विका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो उन्हें पोंछ लेती है। अद्विका रुद्र के पास बैठे बैठे ही सो गई थी। कुछ देर बाद जब रुद्र की नींद खुलती है तो देखता है अद्विका उसके बेड पर ही सिर रखकर सो रही थी। उसके बालों से उसका फेस ढका हुआ था, तो रुद्र अपने एक हाथ से उसके बालों को उसके कान के पीछे कर देता है और उसके गाल को सहलाने लगता है। जब अद्विका को अपने गाल पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है तो उसकी नींद खुल जाती है। जब अद्विका रुद्र की तरफ देखती है तो वो उसे ही देख रहा था। रुद्र को देखकर अद्विका ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। जैसे ही अद्विका वहां से जाने लगती है, रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। रुद्र ने अद्विका से कहा, मुझे इस वक्त डॉक्टर की नहीं तुम्हारी जरूरत है और तुम हो कि मुझसे दूर भाग रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊं? रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो रुद्र ने कहा, और कैसी बातें करूं, क्योंकि जब से मुझे होश आए हैं तब से मेरी बीवी मेरे सामने ही नहीं आ रही और अब वो मुझसे दूर भाग रही है। रुद्र की बात पर अद्विका कुछ नहीं बोलती, बस अपना सिर झुका लेती है। तो रुद्र ने प्यार से कहा, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो? वहीं अद्विका अभी भी अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी। तो रुद्र ने कहा, जान क्या हुआ है, मेरी तरफ देखो। रुद्र के बोलने पर भी वो अपना सिर झुकाए खड़ी रहती है। तो रुद्र ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, मैंने कहा ना अद्वि, मेरी तरफ देखो। रुद्र के ऐसे बोलने पर अद्विका अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो रुद्र ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, यहाँ मेरे पास आओ। तो अद्विका जाकर रुद्र के पास बैठ जाती है। रुद्र ने अद्विका के आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? क्या तुम मुझे ठीक देखकर खुश नहीं हो? तो अद्विका ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? तो रुद्र ने कहा, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? तो अद्विका ने रोते हुए कहा, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं जबरदस्ती कॉलेज चली गई। अगर मैं कॉलेज नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। तो रुद्र ने अद्विका को चुप करवाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है और तुम ये रोना बंद करो। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो ठीक होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो अद्विका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आप अभी भी मुझे धमकी दे रहे हो? तो रुद्र ने कहा, धमकी नहीं दे रहा, बता रहा हूँ कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा, इसलिए अपनी ये नदियाँ बहाना बंद करो। रुद्र के बोलने पर अद्विका अपने आंसू पोंछ लेती है। तभी रुद्र ने कहा, मुझे प्यास लगी है। तो अद्विका उठकर पानी का गिलास उठाने लगती है। तो रुद्र ने कहा, ये क्या कर रही हो? तो अद्विका ने कहा, आपने ही तो कहा कि आपको प्यास लगी है तो मैं आपको पानी पिला रही हूँ। तो रुद्र ने अद्विका के होठों की तरफ देखकर कहा, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे कुछ और पीना है। तो अद्विका ने कहा, तो क्या पीना है आपको, आप बता दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगी। तो रुद्र ने अद्विका को अपने करीब बुलाते हुए कहा, मेरे करीब आओ। तो अद्विका रुद्र के करीब चली जाती है। ऐसे ही रुद्र अद्विका को अपने बिल्कुल करीब ले आता है। दोनों की नाक एक दूसरे से टच हो रही थी। तभी रुद्र ने अद्विका की आंखों में देखते हुए कहा, किस मी। रुद्र की बात सुनकर अद्विका कुछ देर तक उसकी आंखों में देखने लगती है। फिर वो आगे बढ़कर धीरे से अपने होठों को रुद्र के होठों पर रख देती है और उसके होठों को छूकर हट जाती है। तो रुद्र ने कहा, मैंने किस करने को कहा था, होठों को छूने के लिए नहीं, तो मुझे अच्छे से किस करो। तो अद्विका ने कहा, मुझे ऐसे ही किस करना आता है और अब आप रोमांस मत खेलिए, चुपचाप आराम कीजिए वरना आपको चोट लग जाएगी। तो रुद्र ने कहा, आराम ही तो कर रहा हूँ, तुम्हारा मेरे करीब होना ही तो मुझे सुकून देता है।
अनकंडीशनल लव। अद्विका ने रुद्र की बगल से उठते हुए कहा, बस बस अब आप ये डायलॉग मारना बंद कीजिए और चुपचाप सो जाए, मुझे भी नींद आ रही है तो मैं भी सोने जा रही हूँ। तो रुद्र ने अद्विका का हाथ पकड़कर कहा, प्लीज यहीं मेरे साथ लेट जाओ, बेड काफी बड़ा है, हम दोनों आराम से आ जाएंगे। तो अद्विका ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, आप पागल हो गए हैं, आपको चोट लगी है और आप मुझे अपने साथ यहाँ लेटने के लिए बोल रहे हैं। अगर मैंने सोते हुए आपको हट कर दिया तो मैं आपको हट करना नहीं चाहती। तो रुद्र ने कहा, हट तो मुझे तुम्हारे दूर जाने से होता है, प्लीज अद्वी मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो अद्विका ने कहा, ये हॉस्पिटल है। तो रुद्र ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ हैं, मुझे तो बस तुम मेरे पास चाहिए। और फिर रुद्र अद्विका को धीरे से अपनी तरफ खींच लेता है। तो अद्विका जाकर रुद्र की बगल में खड़ी हो जाती है। तो रुद्र थोड़ा खिसक कर अद्विका के लिए बेड पर जगह बनाता है तो अद्विका जाकर रुद्र की बगल में लेट जाती है। अद्विका ने दोनों के बीच दूरी बनाकर रखी हुई थी ताकि रुद्र को गलती से भी चोट ना लग जाए, लेकिन हमारे रुद्र साहब कहाँ मानने वाले थे, उन्हें तो इस हालत में भी आशिकी सूझ रही थी। रुद्र ने अद्विका को अपने करीब कर रखा था। उन दोनों को लेटे कुछ ही देर हुई थी, अद्विका को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। रुद्र तो बस अद्विका को देखने लगता है, तभी एक नज़र रुद्र के रूम में आती है। जब उसकी नज़र अद्विका और रुद्र पर जाती है तो वो रुद्र को कुछ बोलने वाली थी, लेकिन रुद्र उसे आंखें दिखाकर चुप करा देता है। तो वो नज़र बिना कुछ बोले चुपचाप अपना काम करके चली जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर के साथ प्रथम और आदि भी अंदर आ जाते हैं। जब वो लोग रुद्र और अद्विका को ऐसे देखते हैं तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर ओब्रॉय ये क्या हरकत है। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर रुद्र डॉक्टर की तरफ घूर कर देखता है। वहीं अद्विका की नींद भी खुल जाती है तो अद्विका अपने सामने डॉक्टर आदि और प्रथम को देखकर हड़बड़ा कर उठ जाती है और जाकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। अद्विका अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी। तभी डॉक्टर ने रुद्र से कहा, मिस्टर ओब्रॉय आपका आज ही ऑपरेशन हुआ है और आप ऐसी हरकत कर रहे हैं, आपके घाव अभी तक भरे नहीं है। फिर डॉक्टर ने अद्विका को देखकर कहा, और मिसेस ओब्रॉय आपको तो समझना चाहिए। तभी रुद्र ने अपनी कोल्ड वॉयस में डॉक्टर ने कहा, तुम मेरी बीवी से इस टोन में बात नहीं कर सकते और अगर मुझे यहाँ मेरी बीवी से दूर रखा जाएगा तो मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आज ही डिस्चार्ज चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो प्रथम ने रुद्र से कहा, कैसी बातें कर रहा है तू, अभी अभी तेरा ऑपरेशन हुआ है और तू घर जाने की बात कर रहा है, तुझे अभी यहीं रहना है, समझा तो चुपचाप यहीं रह, वरना अभी तो अद्विका को तुझसे किसी ने दूर नहीं किया है। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम उसे तेरे आसपास भी नहीं आने देंगे। तो रुद्र ने प्रथम को घूरते हुए कहा, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे मेरी जान से दूर कर सके, यहाँ तक मौत भी मुझे उससे दूर नहीं ले जा सकती, इसलिए ये ख्वाब देखना बंद करो। और फिर उसने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, और डॉक्टर आप मेरा इलाज कर रहे हैं तो चुपचाप वही कीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना अच्छा बुरा समझता हूँ। रुद्र की बात सुनकर डॉक्टर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता था रुद्र ऐसा ही है, वो किसी की बात नहीं मानता, उसे जो करना होता है वही करता है। फिर डॉक्टर रुद्र को चेक करने के बाद वहां से चले जाते हैं। तभी प्रथम ने अद्विका की तरफ देखकर कहा, अद्वी तुम आदि के साथ घर चली जाओ, मैं यहाँ रुद्र के साथ हूँ। तो अद्विका ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई मैं कहीं नहीं जा रही, जब तक ये हॉस्पिटल में हैं तब तक मैं भी यहीं रहूंगी, प्लीज अब मुझे घर जाने के लिए मत बोलिए, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। प्रथम जानता था कि अद्विका ऐसा ही कुछ बोलेगी, इसलिए प्राची से बोलकर उसने अद्विका के कपड़े और उसकी जरूरत का सामान रखवा दिया था। तो प्रथम ने अद्विका को अपने साथ लाया हुआ सामान देते हुए कहा, ठीक है अगर तुम यहीं रुकना चाहती हो तो ये लो कपड़े और जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खा लेना, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। अद्विका प्रथम के हाथ से सामान लेकर वॉशरूम में चली जाती है। अद्विका के जाने के बाद प्रथम ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, रुद्र अब बताओ तुम अपनी हरकत के बारे में क्या कहना चाहोगे। तो रुद्र ने कहा, कौन सी हरकत के बारे में, मैंने क्या किया है।
तो प्रथम ने कहा, अभी जो तुमने थोड़ी देर पहले की मुझे पता है, अद्विका ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुमने ही उसे जबरदस्ती अपने पास सुलाया होगा। तो रुद्र ने कहा, तुम तो ऐसे भड़क रहे हो जैसे मैंने अपनी बीवी को नहीं किसी और की बीवी को सुलाया हो। तो प्रथम ने कहा, रुद्र ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये हॉस्पिटल है और ऊपर से तुम्हारे घाव अभी तक भरे नहीं हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। कुछ दिन तक तो खुद को कंट्रोल करके रखो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हॉस्पिटल में भी आशिकी सूझ रही है। प्रथम के ऐसे बोलने पर रुद्र ने कहा, लगता है अब तुम्हें प्राची के साथ नहीं रहना, इसलिए तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। मुझे ठीक होने दो, फिर तुम्हें बताता हूँ। रुद्र के धमकी देने पर प्रथम ने कहा, क्या यार, तुम्हें कुछ कहने जाओ तो तुम धमकी देने पर उतर आते हो। ठीक है, तुझे जो करना है कर, हम तुझे नहीं रोकेंगे। अब तक अद्विका भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है तो प्रथम और आदि मुस्कराते हुए उसके साथ जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं और उसे खाना खिलाने लगते हैं। अनकंडीशनल लव। अद्विका को खाना खिलाने के बाद प्रथम ने आदि से कहा, आदि तुम घर जाओ, मैं यहाँ हूँ। तो आदि ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं यहीं रहूँगा। तो प्रथम ने आदि को समझाते हुए कहा, देख आदि, यहाँ एक लोग का रुकना ही अलाउ नहीं है, लेकिन अद्विका घर नहीं जा रही, इसलिए मैं यहाँ उसके साथ रुक जाता हूँ। तू घर जा, सुबह आ जाना। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी कोई एकदम से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। तो सब लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ आलिया खड़ी हुई थी। आलिया एकदम से जाकर अद्विका को गले लगा लेती है। फिर उसने अद्विका को गले लगाकर कहा, अद्वि तू ठीक तो है ना? और फिर रुद्र की तरफ देखकर कहा, और जीजू आप ठीक हो? ये सब हुआ कैसे? तो प्रथम ने कहा, किसी ने रुद्र को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि अद्विका को किडनैप कर लिया है, और रुद्र जल्दी जल्दी में बिना गार्ड को साथ लिए कॉलेज के लिए निकल गया था, जिसका फायदा हमारे दुश्मनों ने बखूबी उठाया। तभी अद्विका ने आलिया से कहा, आलू तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? तो आलिया ने अद्विका से कहा, तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं क्या कर रही हूँ? तुझसे मिलने आई हूँ। जब मुझे पता चला कि जीजू को गोली लगी है तो मैं यहाँ उन्हें देखने और तुझसे मिलने आई हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि तेरी क्या हालत हो रही होगी। लेकिन आई एम सॉरी, जब तुझे मेरी ज़रूरत थी तब मैं यहाँ नहीं थी। तो अद्विका ने कहा, कोई बात नहीं आलू, मैं ठीक हूँ, अब तू घर जा, काफ़ी रात हो गई है। तो आलिया ने मना करते हुए कहा, मुझे नहीं जाना कहीं, मैं तेरे साथ रहूंगी। तो प्रथम ने कहा, आलिया यहाँ ज़्यादा लोगों का रुकना अलाउ नहीं है, इसलिए तुम घर जाओ, आदि तुम्हें ड्रॉप कर देगा। प्रथम की बात सुनकर आलिया और कुछ नहीं बोलती, वो बस हाँ में सिर हिला देती है और वहाँ से आदित्य के साथ बाहर आ जाती है। बाहर आते ही आलिया ने आदित्य से मना करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। तो आदित्य ने कहा, भाई ने मुझे तुम्हें ड्रॉप करने के लिए बोला है, इसलिए तुम मेरे साथ चल रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो आलिया ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, लेकिन मुझे घर नहीं जाना, मुझे अभी उस घर में नहीं जाना, मुझे थोड़ी शांति चाहिए जो उस घर में नहीं मिलेगी, इसलिए प्लीज तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी जहां मेरा मन होगा। आलिया की बात सुनकर आदि ने कहा, मन होगा से तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा कहाँ जाओगी तुम? तो आलिया ने वहां से जाते हुए कहा, तुमसे मतलब? आलिया के इस तरह जाने से आदि को गुस्सा आ जाता है, तो वो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आलिया सीधा उसकी चेस्ट से जाकर टकराती है। आदि आलिया के हाथ को पकड़े हुआ था, तभी उसे कुछ फील होता है तो वो आलिया के हाथ की तरफ देखता है, तो उसके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि आलिया ने अपनी रिंग फिंगर में रिंग पहनी हुई थी। आदि ने उस रिंग को देखकर कहा, ये रिंग तुम्हारी उंगली में क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है? तो आलिया ने आदि के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरी एंगेजमेंट हुई है या नहीं, आज हुई है या कब हुई है, तुम अपने काम से काम रखो। तो आदि ने आलिया से कटाक्ष करते हुए कहा, ओ तो तुम भाभी के सामने ड्रामा कर रही थी कि तुम्हें पता नहीं चला भाई के बारे में, असल में तो तुम अपनी एंगेजमेंट में बिजी थी। तो आलिया ने आदि को खुद से दूर करते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुम्हें सफाई देना जरूरी नहीं समझती, और तुम होते कौन हो ये सब पूछने वाले?
क्या रिश्ता है हमारा जो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी। आलिया की बात सुनकर आदि को पता नहीं क्या हो जाता है और वो आलिया के बालों को पकड़कर उसके फेस को बिल्कुल अपने फेस के सामने लाकर उसकी आंखों में देखता है। आदि ने आलिया के बालों को काफी मजबूती से पकड़ रखा था, जिस वजह से आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं आदि ने आलिया की आंखों में देखते हुए कहा, अभी तक कोई हक नहीं था, लेकिन आज के बाद हक हो जाएगा। इतना बोलकर आदि आलिया के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे काफी रुडली किस करने लगता है। आदि के ऐसा करते ही आलिया की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और उसकी आंख से एक आंसू लुढ़कर उसके गाल पर आ जाता है। वहीं आदि बस आलिया के होठों को काटने में लगा हुआ था। जब आदि पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है तब जाकर वो आलिया को छोड़ता है। फिर आदि ने आलिया की आंखों में देखते हुए कहा, आज से तुम पर मेरा हक है और तुमने मेरा हक किसी और को देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे मेरा हक छीनना भी अच्छे से आता है। और फिर आदि ने आलिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तो आलिया ने आदि के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। तो आदि ने कहा, ठीक है अगर तुम्हें अपने घर नहीं जाना तो तुम मेरे साथ ओबरॉय पैलेस चल रही हो। तो आलिया ने कहा, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ, मैं अपने दोस्त के घर चली जाऊंगी। तो आदि ने आलिया को गाड़ी में बैठाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मेरे साथ जा रही हो बस, और अब अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना वरना मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना अच्छे से आता है। आदि की बात पर आलिया चुपचाप बैठ जाती है और आदि भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अनकंडीशनल लव। आदि आलिया को लेकर ओबरॉय पैलेस चला जाता है। आलिया ने आदि से कुछ नहीं कहा था, वो बस चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी और जो कुछ भी आज उसके साथ हुआ उसके बारे में सोच रही थी। फ्लैशबैक। आज आलिया अपने कॉलेज के लिए जा रही थी। तभी उसके पापा ने कहा, आलिया तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी, तुम्हें आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ। अपने पापा की बात सुनकर आलिया ने गुस्से में कहा, क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने इस बारे में मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि आखिर मुझे शादी करनी है या नहीं करनी? आप हमेशा अपनी मर्जी क्यों थोपते हैं मेरे ऊपर? कभी आपने मेरी मर्जी भी जानने की कोशिश की है या नहीं? तो आलिया के पापा ने कहा, तुम्हारी मर्जी जानूं, कल को तुम किसी भी लड़के को ले आओगी कि पापा मुझे इससे शादी करनी है तो क्या हम तुम्हारी शादी ऐसे ही करवा देंगे? हम अपने स्टेटस का लड़का देखेंगे, ऐसे ही किसी भिखारी से तुम्हारी शादी नहीं करवा देंगे। तो आलिया ने कटाक्ष करते हुए कहा, सही कहा आपने, आप मेरी शादी अपने जैसे ही किसी इंसान के साथ करवाएंगे जिसे मुझसे ज्यादा अपने बिजनेस और पैसों से प्यार होगा। मैं तो उसकी लाइफ में कहीं एक्सिस्ट ही नहीं करती होंगी, और शायद मेरी शादी भी कोई बिजनेस डील है जिसे आप अपने प्रॉफिट के लिए करना चाहते हैं। आलिया की बात सुनकर उसके पापा ने चिल्लाते हुए कहा, आलिया बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम चुपचाप रूम में जाओ और रेडी हो जाओ। और हाँ, तुम्हारी सगाई भी आज ही होगी तो मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तो आलिया ने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नहीं करनी मुझे उस लड़के से शादी, जैसे आप हैं वैसा ही आपने मेरे लिए लड़का देखा होगा। आज तक आपने मुझे दिया ही क्या है और अब एक ऐसा रिश्ता लाकर मेरे ऊपर थोपना चाहते हैं? अरे मुझे नहीं चाहिए आपके और मॉम के जैसा रिश्ता जो पति पत्नी होने के बावजूद भी एक दूसरे की परवाह नहीं करते, बस पैसों की पड़ी रहती है, हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं। तो आलिया के पापा ने आलिया को थप्पड़ मारते हुए कहा, आलिया बस अब एक और शब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आलिया ने गुस्से में कहा, क्या कर लेंगे आप, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो उसके पापा ने उसे रूम में बंद करते हुए कहा, आज से तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद, और हाँ तुम्हारी शादी भी इसी हफ्ते होगी, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। और वो आलिया का फ़ोन लेकर उसे रूम में बंद करके चले जाते हैं। शाम को जब लड़के वाले आ जाते हैं और आलिया की ज़बरदस्ती एंगेजमेंट भी करवा दी जाती है। इसी फंक्शन के बीच आलिया को पता चलता है कि रुद्र को गोली लगी हुई है। तो रूम में जाकर चेंज करती है और बिना किसी की परवाह किए घर से भाग जाती है।
फ्लैशबैक एंड ये सब सोचते हुए ही आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती है। आलिया अब अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अभी आदि के साथ आ गई थी। वहीं हॉस्पिटल में रुद्र अद्विका को देख रहा था, जो वहीं उसकी बगल में सो रही थी, क्योंकि रुद्र ने जबरदस्ती अद्विका को अपनी बगल में लेटाया था। अद्विका का चेहरा काफी मुरझाया हुआ था, क्योंकि सुबह से वो काफी परेशान थी। तभी रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। पहले तो मुझे ये पता करना है कि वो कॉल किसने किया था। वो कौन है जो तुम्हारे पल पल की खबर रख रहा है? अगर कोई तुम्हारे पल पल की खबर रख रहा है तो तुम्हारी जान को भी खतरा है, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुद्र इसी तरफ कुछ देर सोती हुई अद्विका से बात करता है और फिर उसे अपने करीब करके अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। अगली सुबह जब अद्विका की नींद खुलती है तो उसके सामने रुद्र का फेस था। रुद्र इस वक्त सो रहा था। सोते वक्त रुद्र का फेस काफी इनोसेंट लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, तो अद्विका प्यार से रुद्र के बालों को सहलाने लगती है। तभी अद्विका की नज़र रुद्र के होठों पर जाती है तो वो आगे बढ़कर रुद्र के होठों को चूम लेती है। अद्विका के ऐसा करते ही रुद्र की आंखें खुल जाती हैं। रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, अभी तुम क्या कर रही थी? तो अद्विका ने अनजान बनते हुए कहा, मैं क्या कर रही थी, कुछ भी तो नहीं। तो रुद्र ने अद्विका का हाथ पकड़कर कहा, झूठ मत बोलो और तुम जो कुछ भी कर रही थी उसे कंटिन्यू करो क्योंकि मुझे सैटिस्फैक्शन चाहिए। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने खुद से कहा, ये आदमी हॉस्पिटल के बेड पर है और इसे यहाँ भी रोमांस सूझ रहा है। तभी रुद्र ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मुझे हक है तुमसे रोमांस करने का। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुम्हारे साथ रोमांस कर सकता हूँ और तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने हैरानी से खुद से कहा, क्या इन्हें मेरे मन की बात भी सुनाई देती है? तो रुद्र ने फिर से कहा, अगर तुम मन भी इतना तेज बोलोगी तो सुनाई तो देगा ही ना। रुद्र की बात सुनकर अद्विका इस बार हैरान होकर मासूमियत से कहा, क्या सच में मैं मन में भी तेज बोलती हूँ? तो रुद्र हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो अद्विका ने कहा, तो इसका मतलब मैं आपके सामने अपने मन में कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि आप हर बार मेरी बात सुन लिया करेंगे। तो रुद्र ने अद्विका की नाक खींचते हुए कहा, हाय मेरी भोली बीवी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बेफिक्र होकर कुछ भी सोच सकती हो। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।